ये हमारा आरएस का सेटअप है। इसमें हम पंगासियस डाले हुए हैं, 5000 पीस है इसमें, और इसके साइड वाले दोनों में पंगासियस का इस समय जो कि हम डाले थे 1.5 महीने पहले। ये पहले हमारा बायोफ्लॉक का सेटअप था। शुरुआत के दिनों में हमने बायोफ्लॉक किया था। दो फसल हमने लिया था इसमें से। बाद में जब कॉस्टिंग हमने जोड़ी तो 80 से 90 रुपये पर किलोग्राम आ गया था हमारा, तो तब से हमने इसे बंद कर दिया। अब इसे हम आरएस में ही कन्वर्ट कर दिए हैं। किसान भाइयों, आपके सामने हम चुनिंदा सक्सेस वाली वीडियो लाते रहते हैं ऐसे किसानों की जो अपने बहुत ही कम उम्र में, कम टाइम में एक नया मुकाम हासिल कर लिया। हमारे साथ हैं सर जो 22 साल की उम्र में एक अच्छा खासा फिश फार्म चलाते हैं। आप यहाँ पे अगर आके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये फिश फार्म क्यों अलग है। जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। तो सर से सबसे पहले जानते हैं इनका परिचय, आखिर में इनका नाम क्या है और ये कहाँ रहते हैं। सर पहले थोड़ा सा आप अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मैं वीर गौरव हूँ। मोहनापुर मेरा ग्राम है, महाराजगंज जिले का निवासी हूँ मैं। हाँ जी सर, सबसे पहले एक बात बताइए, आपकी चूंकि 22 साल की उम्र है, ठीक है, और आपने कहा कि आपने जॉब भी छोड़ के ये काम करा है, तो ये एक इंस्पिरेशनल लगता है, बहुत ही मतलब सुनने में अच्छा लगता है कि भाई लोग आजकल जॉब पाने की होड़ में है, लेकिन सर ने जॉब छोड़ दिया है। तो ये एक अनोखी बात है कि सर ने जॉब छोड़ दी और एक फिश फार्म में अपना जो है कि एक्सपीरियंस साझा कर रहे हैं आपके साथ। सर ये बताइए मतलब कैसे आपके साथ हुआ। जी, मैं हैदराबाद में जॉब करने गया था। मेरे पिताजी ने फ़ोन किया कि आओ बिजनेस संभालो, तो आ गया मैं। अच्छा। हाँ, तब से यही चल रहा है सर। अच्छा। तो थोड़ा सामने जो किसान भाई देख रहे हैं उनको बताइए कि मतलब कैसे इसको मैनेज करते हैं, क्योंकि इसी को आप मैनेज करने में महारत हासिल है आपको। हमारे वहाँ फिश ब्रीडिंग का काम चलता है। अच्छा। साथ में हम सीड भी, फिंगरलिंग सेल करते हैं। आरएस का भी काम है हमारा। तालाबों में भी हमारा काम होता है, बड़ी मछलियों का भी सर। और यहाँ पे आईएमसी, रोहू, नैनी, कतला, भाकुर, ग्रास, सिल्वर, इन सब का ब्रीडिंग होता है। साथ में हम कैटफिश का भी हैचरी खोल रखे हैं इस साल, जिसमें सिंघी, कवई का ब्रीडिंग होगा अगले साल से। सर ये पूरा फार्म जो भी आपका सेटअप है ये कितने एरिया में है? पूरा हमारा ये जो अभी तुरंत से दिख रहा है सर, ये 5 एकड़ में है। इसके बाद लीज पे करीब 10 एकड़ हमारे पास है। अच्छा जी। और आपने कौन कौन सी ब्रीड का मतलब कर रखा है कि इनकी हैचरी बनानी है या फिर इनका सीड तैयार करना है? पंगासियस का अगले साल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। रूपचांद का भी करेंगे, पाकू फिश जिसे कहते हैं। अच्छा। और क्लाइंबिंग पर्च का भी करेंगे, और सिंघी का तो इस साल हमने किया है। अच्छा। तो सर ये आप सीड कहीं से मंगाते भी हैं क्या? अभी जो आप तैयार करके हार्वेस्ट करते हैं? अभी के दिनों में पंगासियस हम बाहर से मंगाते हैं, और जो पाकू फिश है वो भी बाहर से मंगा रहे हैं। बाकी सारे फिश हमारे वहाँ खुद ब्रीडिंग के होते हैं। अच्छा। तो सर एक चीज़ और बता दीजिए, जैसा कि बहुत लोग सोचते हैं कि मतलब फिश फार्मिंग शुरू किया जाए, अपना इसमें एक्सपीरियंस लगा दिया जाए, तो इसमें कुछ मार्केट रिस्क भी होते हैं क्या? कि मतलब आदमी तो खोल लिया लेकिन इसमें मार्केटिंग का अगर स्ट्रेटेजी नहीं है तो वो फेल हो जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मार्केटिंग का कोई दिक्कत नहीं। जितना दिक्कत है आपको प्रोडक्शन में ही दिक्कत होगा। इसमें बीमारियाँ बहुत सारी लगती हैं। हाँ जी। और फ्रॉड भी बहुत है ऊपर से नीचे तक बैठे हुए। तो यही बस 2 रिस्क है इसमें, फ्रॉड का एक, और दूसरा बीमारियों से आप बचा लेगा। वायरस जब लग जाता तो मछली को हार्वेस्ट करना पड़ता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि पूरी मछलियां मर जाती हैं, लॉट की लॉट। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत बैक्टीरिया और वायरस का इन्फेक्शन होता है। जी सर, आपने अभी कुछ जिक्र किया फ्रॉड का, तो इसके बारे में कुछ बताइए, मतलब कैसा फ्रॉड होता है? और नए फार्मर आ रहे हैं सर, तो उसमें सीड अभी कह रहे हैं कि 10,000 दिया, सीड कम कर देते हैं। अच्छा। और इन्फेक्टेड सीड ला के दे देते हैं। पहले से बैक्टीरिया लगा हुआ है ऐसे सीड दे देंगे। सैनिटाइज प्रॉपर किया हुआ सीड नहीं होगा, और बड़े साइज़ का ना दे के छोटे साइज़ का सीड देते हैं। ये सब फ्रॉड होते रहता है। साथ में मशीनरी के भी फ्रॉड हैं। एयर पंप वगैरह ले रहे हैं तो बड़ी कैपेसिटी का छुट्टी दे दिया, लोकल कंपनी का दे दिया, जला हुआ दे दिया। तो ये सब दिक्कत आते रहते हैं सर एक सबसे ज़रूरी आपसे सवाल यही है कि 2 तरीके के फिश फार्मिंग बहुत ही प्रचलन में है जी। पहला जो है कि आरएएस सिस्टम, और दूसरा है आपका बायोफ्लॉक सिस्टम। बायोफ्लॉक 2 साल से बहुत ही प्रचलन में है जी। इसमें कई किसानों के साथ धोखा भी हुआ, और ये साल भर में तो बहुत ही पीक पे रहा कि बायोफ्लॉक ऐसा रहा, लेकिन असली सच्चाई आप लोग जानते हैं। तो ज़रा हमारे किसान भाइयों को इन दोनों के बीच में अंतर बता दीजिए। सर आरएएस जो है, आरएएस में एक ही पानी को बार बार यूटिलाइज करते हैं, फिल्टर करते हैं, उससे अमोनिया को बाहर निकालते हैं, पीएच बैलेंस करते हैं, जिसमें कि हम बायोफिल्टर का यूज करते हैं। और बायोफ्लॉक में क्या होता है कि बैक्टीरिया डालते हैं, बैक्टीरिया जो कि
नाइट्रोजन को खा के फीड में तब्दील करेगी, जिससे कि कम फीड में हम ज़्यादा मछली का प्रोडक्शन ले पाएंगे। लेकिन होता क्या है, प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से लोग फेल कर जाते हैं। अमोनिया बढ़ते जाता है, लोग मोलासिस डालेंगे तो पीएच डाउन हो जाएगा, पीएच डाउन करने के फिर लाइम डालेंगे, लाइम डाल के पीएच अप करेंगे तो फिर दिक्कत इसी में फंसे रह जाते हैं। अंत में जब प्रोडक्शन कॉस्ट आएगा तो 100 रुपये आएगा और मार्केट वैल्यू 105 रुपये 110 रुपये है पंगासियस का, तो फिर 1 रुपये भी कमा नहीं पाते हैं। आरएस में भी यही है सर, 10 रुपये इलेक्ट्रिसिटी का ड्रम फिल्टर आपका लगेगा, ड्रम के बाद यूवी फिल्टर लगेगा, यूवी फिल्टर के बाद बायो फिल्टर में बायो मीडिया पड़ेगा, उसका खर्चा पूरा आप जोड़ेंगे तो सर 10 रुपये मशीनरी और इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आ जाएगा। बायोफ्लॉक में ऐसा नहीं है, बायोफ्लॉक में पानी नहीं चेंज करते हैं, केवल एरेशन देते हैं। एरेशन 4 ग्राम ऑक्सीजन डिमांड है 1 ग्राम नाइट्रोजन को यूटिलाइज करने के लिए, जिससे सर्कल पूरा चलते रहता है। तो प्रॉपर एरेशन ना रहना सबसे बड़ा फेलियर का कारण है बायोफ्लॉक का। और दूसरा चीज़ है सर, प्रॉपर नॉलेज ना होना। CN वैल्यू बैलेंस करना एक तरह से बहुत कठिन चीज़ है। तो लोग प्रॉपर, जैसे कि 28% 1 ग्राम प्रोटीन में 28% नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए कार्बन सोर्स डालना होता है, जो कि होता है मोलासिस में होगा, गुड़ में होगा। तो उससे करके बैलेंस करना एक कठिन चीज़ है, तो जैसे कि आम आदमी नहीं कर सकता उसे। तो उन्हें यही सलाह है कि पहले तालाब में आप कीजिए, बायोफ्लॉक को अच्छे से स्टडी कीजिए, तभी कीजिए। नहीं तो ट्रेनिंग दे के आप 5,000 रुपये में ट्रेनिंग देंगे, 10,000 20,000 का इक्विपमेंट खरीदेंगे, बाद में फेल हो जाएंगे आप। बाद में फेल हो जाएंगे। ये ट्रेनिंग वाले में बहुत ही बड़ा स्कैम चलता है कि आप पैसे दीजिए और ट्रेनिंग लीजिए। तो सर एक बात और बता दीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपने ये किया है, ठीक है, तो इसमें लेबर भी आपने इनपुट किया होगा, तो उनका एक दिन का कितना खर्चा आ जाता होगा? मैं 300 रुपये एक लेबर को दे रहा हूँ अभी के समय में। अच्छा, एक लेबर पूरा मैनेज करता है, दोपहर में आराम भी कर लेता है, और सुबह शाम 2-2 घंटे का काम होता है। बाकी पानी चेक का काम आरएस में ज़्यादा नहीं होता है, बायोफ्लॉक में हर दिन करना आपको, आरएस में आप हफ्ते में कीजिए, 10 दिन पर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका प्रॉपर बायो फिल्टर चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अच्छा सर, एक चीज़ और है, ऐसा होता है कि जैसे बायोफ्लॉक में कुछ ही ब्रीड्स आप कर सकते हैं क्या? जी, बायोफ्लॉक में कैटफिश कर सकते हैं, आईएमसी नहीं कर सकते हैं। आईएमसी के गिल्स में हमेशा से फ्लॉक फंसते रहता है। कुछ लोग कतला डाल देते हैं, बिग हेड डाल देते हैं, तो उनके गिल्स में फंस जाता है, और उनकी ये नेचर ही नहीं होता कि इतना हाई प्रोटीन वो एब्जॉर्ब कर पाएँ। उन्हें मैक्सिमम 24-25% प्रोटीन ही दिया जाता है। तो फ्लॉक जो होता है जनरली 30 से 32% से ऊपर इसमें प्रोटीन पाया जाता है। बैक्टीरिया का कॉलोनी, कभी कभी ऐसा होता है नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया 50% भी कैरी कर लेता है प्रोटीन, तो मछलियाँ मरने लगती हैं, उसके बाद उनका लीवर खराब हो जाता है, इतना हाई प्रोटीन नहीं बैलेंस कर सकती है। और साथ में इतना डेंस, जितना आप डेंस कर रहे हैं बायोफ्लॉक में, उतना डेंस नहीं रह सकती हैं मछलियाँ। तो उसमें हमेशा से एयर ब्रीदर फिश करें, जो कि हवा का सांस लेता हो, तो 50% ही डिपेंड रहेगा कि पानी से सक करके ऑक्सीजन लेगा। बाकी आईएमसी पूरा का पूरा आपका पानी से ऑक्सीजन लेती है, इसलिए वो मरने लगती है। अच्छा जी। तो सर एक चीज़ और जानेंगे आपसे कि जैसे कि मान लीजिए आपने तो ये बहुत ही बढ़िया फार्म का सेटअप कर रखा है, लेकिन जो नए किसान भाई हैं उनको तो थोड़ा सा इस बारे में आइडिया होता नहीं है, तो वो मार्केट के जो क्या बोलते हैं ब्रोकर्स है, बोल सकते हैं, उनके छलावे में आ जाते हैं कि आप जो है कि बायोफ्लॉक करिए, ठीक है, लेकिन वो आरएएस के प्रॉफिट को नहीं समझ पाते हैं जी, ठीक है। तो आपने तो बता दिया कि क्या लूप होल्स हैं बायोफ्लॉक और आरएएस में जी, ठीक है, तो उनको जरा एक बार बता दीजिए कि अगर वो शुरू करना चाहते हैं तो वो आरएएस क्यों शुरू करें? सर आरएएस में रिस्क कम है। हाँ जी, आरएएस में रिस्क बायोफ्लॉक इतना नहीं है। बायोफ्लॉक में फेल हमेशा करेंगे आप, क्योंकि आप डिपेंड होंगे बैक्टीरिया पे पूरा का पूरा। जो आदमी मछली पालना नहीं जानता, बैक्टीरिया और मछली दोनों साथ में कैसे पालेगा, ये तो वही बात होगी, ये दिक्कत है सर। बायोफ्लॉक आरएएस में सर ऐसा कुछ भी नहीं है। आरएएस में पूरा बायोफिल्टर आपका फेल भी कर जाए तो आप पानी को ड्रेन कर सकते हैं, अगर आपके पास पॉन्ड है एक्स्ट्रा तो। ऐसा होता नहीं, हुआ तो रिस्क में कह रहा हूँ मैं। और साथ में एयरेशन फेल हो गया तो आपका मोटर चलेगा, मोटर फेल हो गया एयरेशन चलेगा। आरएएस बायोफ्लॉक में पूरा डिपेंडेंसी आपके एयरेशन पे ही है। प्रॉपर एयरेशन, प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो रहा तो पूरा फेल होना ही होना है। हाँ जी सर जी। तो सर का हम लोग फार्म देखेंगे, तो चलिए आगे वीडियो में बने रहिए। ये हमारा ब्रीडिंग पॉन्ड है, यहाँ पे हम आईएमसी और रोहू, नैनी, भाकुर, इसके बाद ग्रास, सिल्वर, इन सब के ब्रूडर रखते हैं। साथ में इन्हें डेली फीडिंग कराते हैं। फीडिंग में फैट और प्रोटीन का काफ़ी ख्याल रखा जाता है, साथ में मिनरल्स का। और इसके बाद इनका स्पॉनिंग कराया जाता है, साल में 2 से 3 बार इनका स्पॉनिंग कराया जाता है। स्पॉनिंग के लिए हमारी हैचरी वहाँ पे है, और स्पॉनिंग जो स्पॉन हमारे वहाँ से तैयार होता है उसे कस्टमर को सेल किया जाता है, और साथ में जो बाहर के तालाबों में फिंगरलिंग का काम किया जाता है।
इसके बाद इसके साइड में जो है उसमें इस साल हम पंगासियस और पाकू, जिसे रूपचांदा भी यहाँ पे कहा जाता है, उसका भी ब्रूडर स्टॉक कर रखे हैं। अगले साल से कैटफिश की ब्रीडिंग पे भी हम काम करेंगे। ये हमारा आरएस का सेटअप है। आरएस में क्या होता है कि आपके जितने बड़े पार्टिकल्स होते हैं उन्हें सेटलिंग टैंक में डिटेन कर दिया जाता है और बाद में जो ऑर्गेनिक बचे होते हैं पार्ट्स वो बायोफिल्टर में जाके उन्हें बैक्टीरिया खा जाती है। और इसके बाद एक टैंक का हम लोग 25 बाई 25 का एरिया रखे हुए हैं। हाइट जो है अभी 5 फीट का रखे हुए हैं और ये पूरे 8 टैंक का सेटअप है। ये पूरा हमारा 6,40,000 लीटर का सेटअप है। इसमें हम पंगासियस डाले हुए हैं, 5,000 पीस पंगासियस डाले हुए हैं। इसमें हम पंगासियस डाले हुए हैं 5,000 पीस है इसमें, और इसके साइड वाले दोनों में पंगासियस का इस समय जो कि हम डाले थे 1.5 महीने पहले, अभी करीब करीब ये 150 से 200 ग्राम की हो गई है। और इन्हें फीड हमेशा जो आरएस के अंदर आप फीड देंगे हमेशा से ही फ्लोटिंग फीड देंगे और एक अच्छे क्वालिटी का फ्लोटिंग फीड देंगे ताकि फीड वेस्ट ना जाए। और पीलेट क्वालिटी हमेशा आप ख्याल रखिए कि पीलेट क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया हो ताकि घुले ना पानी में, जितना घुलेगा उतना आपका बायोफिल्टर पर लोड पड़ेगा। और इसके साइड में इसमें पंगासियस है, दोनों एक साथ हम डाले थे। ये जो पाइप आप देख रहे हैं ये पाइप एरेशन का है। नीचे हमने एरोक्सी ट्यूब लगा रखा है जो कि बबल करता है, जिससे कि ऑक्सीजन डिमांड मछलियों का पूरा होते रहता है, फीड कंज्यूम करने में, अमोनिया को डाइल्यूट करने में। इस टैंक में हम क्लाइंबिंग पर, जिसे यहाँ पर कवई भी कहा जाता है, वियतनामी कवई डाल रखे हैं। इसका मार्केट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, 180 से 200 रुपये है और ये 200 ग्राम के साइज़ में ही हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इसे 150 से 200 ग्राम के साइज़ में ही हार्वेस्ट कर लिया जाता है। एक टैंक में हम 10 से 12 हज़ार डाल रखे हैं इसे। ये 2 टैंक में हमने 200 ग्राम की करीब हमारी हो गई है। 10-10 हज़ार डाला था, इस बार हमने 12 हज़ार का स्टॉकिंग कर रखा है और इसमें का हार्वेस्टिंग हो चुका है। अच्छा, इसमें का हार्वेस्टिंग हो चुका है। हाँ, इसे 2 टैंक खाली चला गया। हाँ, तो वो पूरा सब ये पंगासियस पीस है। इसे अप्रैल में हमने स्टॉक कर रखा था। इस समय करीब 700 से 700 ग्राम की करीब हो चुकी है, आपको दिख रहा होगा ये। इसमें हमने 4,000 पीस बस स्टॉक किया था। ये सीड हमारे वहाँ बच गया था, रह गया था, तो 4,000 पीस ही इसमें स्टॉक किया था हमने। अभी फीडिंग हो चुका है ना सर, 2 फीट ऊपर आ जाती है सब सुबह में फीडिंग होता है तो जब भूखे रहते हैं अभी तो फीडिंग का ये क्लाइंबिंग पर्च है जो मैं बता रहा था, 10,000 पीस स्टॉक कर रखे इन दोनों टैंक में। ये करीब 4.5 या 4 महीने के लगभग हो चुके हैं। इस समय एवरेज वेट इनका 180 ग्राम आ रहा है, एक पीस का 180 ग्राम आ रहा है। दोनों में करके 10-10 हज़ार पीस हमने डाले हुए हैं। आपको पता होगा पंगासियस विंटर टॉलरेट नहीं कर पाती, 18 डिग्री सेल्सियस से कम होते ही पंगासियस मरने लगती है। उसके अंदर का जो फैट होता है वो सॉलिड फॉर्म में जम जाता है। ये पहले हमारा बायोफ्लॉक का सेटअप था। शुरुआत के दिनों में हमने बायोफ्लॉक किया था। दो फसल हमने लिया था इसमें से। बाद में जब कॉस्टिंग हमने जोड़ी तो 80 से 90 रुपये पर किलोग्राम आ गया था हमारा, तो तब से हमने इसे बंद कर दिया। अब इसे हम आरएस में ही कन्वर्ट कर दिए हैं। आरएस में इसमें हम ब्रूडर रखते हैं, इसमें सिंघी का और कवई का ब्रूडर रखने काम करते हैं। ये चारों टैंक में हमने ब्रूडर रख रखा है, सिंघी का और कवई का।